आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर फर्स्ट केमिस्ट्री के अंदर, जिसका नाम है सॉल्यूशन। हम चाहे वो नीट, जेई, एडवांस, आईसीएससी, आरबीएससी, एचबीएससी, सीबीएसई, जो भी बोर्ड हो आपका, नीट की तैयारी कर रहे हो, जेई की तैयारी कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपका हर एक क्वेश्चन यहाँ इस लेक्चर से हो जाएगा, पर आपको इस लेक्चर की बारीकियों को समझना होगा। और छोटी से छोटी बात जो मैं बताऊँ वो शुरुआत से लेक्चर बीच में मिस नहीं होना चाहिए कभी भी। अगर लेक्चर मिस हो रहे हैं तो आपके कॉन्सेप्ट बीच में रह जाएंगे, जिस वजह से आप कवर नहीं कर पाओगे जिनको। इसलिए रेगुलरिटी बनाए रखें और कंटिन्यूटी के साथ एक एक बात को नोट करते हुए पढ़ते चलें। आपका कोई भी क्वेश्चन किसी प्रकार से गलत हो ही नहीं सकता। आप हर बात को नोट जरूर करें, छोटी से छोटी बात कॉपी में लिखना सीखें। अब आप जब कभी भी किसी भी चीज़ को लिखा हुआ देखते हो तो आपको लगता है आता है, पर ऐसा होता नहीं है। आपको हर चीज़, जब तक पेन और कॉपी आपके हाथ नहीं चलेंगे ना, पेन और कॉपी में आपके हाथ से पेन चलेगा तभी आप सीखोगे। हम यहाँ पे लिख के चले जाएं, आपको नहीं आ रहा हो, हम हमारी रिवीजन कर रहे हैं इनडायरेक्टली। वो तो अरे आपको तो तभी आएगा जब आप कॉपी और पेन साथ में रखोगे और हर एक क्वेश्चन को खुद ही प्रैक्टिस करोगे। तो आज का जो लेक्चर रहने वाला है सॉल्यूशन पे, उसमें आज न्यूमेरिकल नहीं होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में जितने टॉपिक पढ़ा दिए जाएंगे उन पे सभी पे न्यूमेरिकल होंगे। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, इस लेक्चर को ध्यान से पढ़ें भाई। हमारा आज का टॉपिक रहेगा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन सॉल्यूशन क्या आता है? सबसे पहला क्वेश्चन उठा, सॉल्यूशन है क्या? व्हाट डू यू मीन बाय सॉल्यूशन? सॉल्यूशन का मतलब होता है एक ऐसा मिक्सचर का ही टाइप है सॉल्यूशन। ऐसा मिक्सचर जिसमें पूरी तरह से मिल चुकी हैं दो चीज़ें, तीन चीज़ें या चार चीज़ें। होमोजीनियस मिक्सचर जिसको कहते हैं, होमोजीनियस, जिसमें अलग अलग दो चीज़ें दिखाई ही ना दे, ऐसे सॉल्यूशन को क्या कहते हैं? हम सॉल्यूशन कहते हैं। तो लिखें, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स। होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू components is known as solution, is known as solution। सॉल्यूशन के अंदर क्या, मान लो बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी मतलब दो चीज़ों से मिलकर बना है, तो उसमें जो कंपोनेंट्स होंगे वो अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देंगे, अपनी आइडेंटिटी को पूरी तरह से खो देंगे, वो दिखाई नहीं देंगे। अरे समझ में आया सभी को? वो अपनी आइडेंटिटी को लूज कर चुके होंगे, ठीक है, वो मिक्स होंगे और उनको हम किसी भी सिंपल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। वी कैन नॉट सेपरेट कंपोनेंट्स बाय सिंपल मेथड, ठीक है, उनको सिंपल मेथड से हम सेपरेट नहीं कर पाएंगे, वो अपनी आइडेंटिटी को लूज कर चुके होंगे। अरे ठीक है, अब सॉल्यूशन कैसे बनता है? जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं तुम्हें देसी भाषा में। चीनी में पानी मिला दिया जाए तो क्या बनेगा बताओ? मीठा पानी। चीनी प्लस पानी मीठा पानी, चीनी प्लस पानी मीठा पानी, चीनी प्लस पानी मीठा पानी। देखो, अब तुमसे कहा जाए कि पानी का, कि एक कप को एक बोरी चीनी में डाल दोगे क्या तुम, तो सॉल्यूशन बनेगा क्या? ना रे, ऐसा थोड़ा ना होता है यार, चीनी तो बहुत कम ली जाती है सर और पानी ज़्यादा लिया जाता है। तो हमें कभी भी मीठा पानी देखने को मिला है, स्वीट वाटर, तो उसमें क्या मिला होगा? पानी ज़्यादा, चीनी कम, शुगर कम मिली होगी, और वाटर का अमाउंट क्या मिला है? ज़्यादा। इसका मतलब ये क्या होगा? लेस अमाउंट में होगा, और ये मोर अमाउंट में होगा। अरे मोर अमाउंट लिया होगा तुमने और फिर दोनों के मिलने से कुछ बना होगा। और जो कम मात्रा में लिया जाता है उसे हम सोल्यूट कहते हैं, और जो ज़्यादा मात्रा में लिया जाता है उसको सोलवेंट कहते हैं, और दोनों के मिलने से जो बनता है उसको हम सॉल्यूशन कहते हैं। अरे समझ में आया क्या? लेस अमाउंट में जो चीज़ होती है उसको हम सोल्यूट कहते हैं। क्या कहते हैं रे? सोल्यूट। और जो ग्रेटर अमाउंट में होती है, ज़्यादा होती है, उसको हम सोलवेंट कहते हैं, और दोनों के मिलने से जो बनता है उसको हम सॉल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं रे? सॉल्यूशन। तो सोल्यूट और सोलवेंट के मिलने से बनता है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या था? होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स इज नोन एज सॉल्यूशन। दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को होमोजीनियसली पूरी तरह से मिला दिया जाए और वो पता ही ना लगे अलग अलग दो चीज़ें थी भी या नहीं, उसको क्या कहते हैं? हम सॉल्यूशन कहते हैं। अगर वो अलग अलग सेपरेटली दिखाई दे रही है तो इसका मतलब वो पूरी तरह से मिली नहीं, होमोजीनियस है नहीं, हेटेरोजीनियस है, इसका मतलब वो कोलर्ड या सस्पेंशन और कोई तरह का मिक्सचर है। अरे समझ में आया सभी को? आगे बढ़ते हैं। तो हमने सोल्यूट सोलवेंट के बारे में पढ़ना होगा। होमोजीनियस मिक्सचर होता है सॉल्यूशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, अब नेक्स्ट टर्म्स की तरफ चलते हैं। सोल्यूट किसे कहेंगे? अब डेफिनेशन आ गई। नेक्स्ट क्या आ गई तुम्हारे सामने? नेक्स्ट डेफिनेशन, सोल्यूट किसे कहेंगे बताओ? सोल्यूट किसे कहेंगे? तो देखें, सोल्यूट किसे कहेंगे बताओ? दोज कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट, में ऐसे लिखूंगा हमेशा, प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट इन सॉल्यूशन इज नोन एज सोल्यूट, ठीक है। और सॉल्वेंट है दोज कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन मोर अमाउंट विच इज
present in more amount in solution is known as solvent। अरे समझ में आ रहा है सभी को? बोले सर और थोड़ा सा समझाओ, मज़ा नहीं आ रहा है, सोल्यूट सोलवेंट ढंग से समझ में नहीं आया। और देखो देखो रे, तुम्हें कहा जाए 5 ग्राम शुगर मिला दी गई है 100 ml वाटर में, और एक सॉल्यूशन तैयार किया गया है। 5 ग्राम शुगर को 100 ml वाटर में मिला दिया गया है। तो बताइए इनमें से सोल्यूट कौन है और सोलवेंट कौन है? तो तुम तुरंत देखते ही बताओगे सर ये कम है ये ज़्यादा है, तो मैं तो तुरंत कह दूंगा सर ये क्या है, सोल्यूट कम वाला, और ये ज़्यादा वाला इसको क्या कहेंगे सर, सोलवेंट। अरे ठीक है, ये तो तेरे को समझ में आ गया, बहुत अच्छे। और आगे बढ़ और आगे बढ़। तो मैंने कह दिया 50 ग्राम शुगर प्लस 50 ml वाटर। अब बता अब कौन है सोल्यूट और कौन है सोलवेंट? तो अब तेरे समझ में आया यार, ये तो पास पास सा नजर आ रहा है, सेम सेम नजर आ रहे हैं, ऐसा थोड़ी ना होगा। अब तो किसी को सोल्यूट किसी को सोलवेंट मालूम ना रे, ऐसा मत कर देना, गलत हो जाएगा क्वेश्चन। तो क्या करूँ सर, ये सोल्यूट कहूँ, इसको सोल्यूट कहूँ, इसको सोलवेंट कहूँ, क्या कहूँ? अरे देख, एक जो मेन डेफिनेशन है सोल्यूशन की वो तो तुम्हें बताई ही नहीं जा रही। वो क्या है? जो सोल्यूशन बनेगा ना, सोल्यूशन बनने के बाद सोल्यूट और जो सोल्यूशन बन गया सोलवेंट में मिलाने के बाद सोल्यूट को सोल्यूशन बनेगा, सोल्यूशन का फेज सेम होगा सोलवेंट जैसा। सॉल्यूशन और सॉल्वेंट का फेज क्या मिलेगा? हमेशा सेम मिलेगा, ध्यान रखना ये बात। तो लिख दूं मैं ये लाइन भी, ये लाइन यहां लिख देता हूं। फेज, फेज मतलब अवस्था, फेज ऑफ सॉल्वेंट सेम एज सॉल्यूशन, या सॉल्यूशन सेम एज सॉल्वेंट, एक ही बात है। तो देखो अब मैंने चीनी और पानी को मिलाया, तो बताओ क्या वो शुगर सॉलिड है, ये लिक्विड है, या जो सॉल्यूशन बनेगा वो लिक्विड बनेगा या सॉलिड है? ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, और जो सॉल्यूशन बनने वाला वो भी क्या बनने वाला है? लिक्विड बनने वाला है। इसका मतलब सॉल्वेंट वही होगा जो सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन तो लिक्विड है, तो इसका मतलब सॉल्वेंट है, सॉलिड वाला तो सॉल्यूट है, ये क्या है? सॉल्वेंट है। तो इस क्वेश्चन के अंदर सॉल्वेंट कौन है बताओ? ये वाला तो है सॉल्वेंट है, और ये है सोल्यूट। अरे समझ में आ गया? तो फेज से पहचानेंगे, कभी भी अगर अमाउंट सेम हो जाए, लेस और हायर अमाउंट वाला टॉपिक फिनिश हो जाए, तो उसके बाद हम पहचानेंगे फेज से, जिसका फेज सॉल्यूशन जैसा होगा। अगर सॉल्यूशन सॉलिड होता तो सॉलिड वाला सॉल्वेंट हो जाता, और सॉल्यूशन लिक्विड है तो लिक्विड वाला ही सॉल्वेंट होगा। अरे समझ में आया? अब लिक्विड वाला ही क्या बन गया? सॉल्वेंट बन गया। ये बात समझ में आ गई सर? और बताओ, अगर हम दोनों लिक्विड ले लें, अगर ऐसा एग्जाम्पल होता, इसकी जगह ये एग्जाम्पल होता, 50 ml अल्कोहल प्लस 50 ml वाटर। अब बताओ कौन सोल्यूट कौन सॉल्वेंट? अब की बार तो दोनों लिक्विड है, और जो सॉल्यूशन बनने वाला वो भी लिक्विड बनने वाला है, और दोनों का अमाउंट भी सेम है। अब तो ये फेज वाली भी डेफिनेशन सर आपकी गलत हो रही है। अरे नहीं हो रही। अब तेरी मर्जी पड़े उसको सोल्यूट कहे, और तेरी मर्जी पड़े उसको सॉल्वेंट कहे, पर जिसको सोल्यूट कह दिया, अगर इसको सोल्यूट कह दिया तो इसको सॉल्वेंट कहना पड़ेगा, अगर इसको सॉल्वेंट कह दिया तो इसको सोल्यूट कहना पड़ेगा। अरे समझ में आया? मान लेते हैं हमने इसको सोल्यूट कह दिया तो इसको क्या करना पड़ेगा? सॉल्वेंट। अगर इसको सॉल्वेंट कह दिया तो इसको क्या करना पड़ेगा? अरे सोल्यूट। अरे समझ में आ रहा है ना सभी को? तो इस तरह से हम सोल्यूट और सॉल्वेंट को डिसाइड करते हैं। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? नहीं है, मैं इसको रफ कर रहा हूँ, जल्दी से नोट कर लें, आगे बढ़ते हैं। देख लिया? बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। तो फेज क्या होना चाहिए रे? सेम होना चाहिए, ये बात पे ध्यान रहे, और चाहे बात ध्यान रहे या ना रहे, पर सेम फेज रहे। अरे सही है, तो आगे बढ़े। अब मेरी बात सुन। अब टर्म आती है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन क्या होती है? कंसंट्रेशन क्या होती है? डाइल्यूशन क्या होता है? ये बताओ सर मेरे को, ये भी मैंने सुना है, डाइल्यूशन नाम का शब्द भी मैंने सुना, कभी कंसंट्रेशन शब्द भी सुना है मैंने, इनके बारे में भी थोड़ी नॉलेज दे दो। देखो तो ये सॉल्यूशन हमारा चैप्टर चल रहा है, इस पर ध्यान रहे, ठीक है? तो देखिए अब हम एक टर्म आती है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन, इस पर भी ध्यान दे लेते हैं। कंसंट्रेशन क्या होती है? देखो भाई, मैं सिंपल सी भाषा में बोल रहा हूँ। तेरे पास मान ले 3 गिलास है, तीनों में पानी है, तीनों में तुमने एक एक चम्मच चीनी डाल दी, शुगर डाल दी। फिर पहले जो गिलास था उसमें तुमने 5 चम्मच डाली, दूसरे में 2 डाली, और तीसरे में 1 ही डाली। फर्स्ट में 5 शुगर के चम्मच डाले, दूसरे में 2 या 3 ही चम्मच डाले, और पहले में सिर्फ 1 ही डाला लास्ट में। अब बताओ सबसे मीठा या सबसे ज़्यादा गाढ़ा कौन होगा, जिसमें सबसे ज़्यादा शुगर डाली गई है? ठीक है, मान लेते हैं, दोबारा से स्टार्ट करते हैं। 1 चम्मच डालेगी, दूसरे में 3 चम्मच डालेगी, और तीसरे में 5 चम्मच डालेगी। 1 चम्मच, 3 चम्मच और 5 चम्मच। सबसे ज़्यादा मीठा 5 चम्मच वाला होगा, क्यों? उसमें ज़्यादा चीनी डाली गई है। सर मीठापन ज़्यादा थर्ड वाले का, क्योंकि उसमें 5 चीनी की चम्मच है, तो इसका मतलब गाढ़ा भी सबसे ज़्यादा वही होगा। हाँ सर, और गाढ़ेपन को ही हम कंसंट्रेशन कहते हैं, उसके गाढ़ेपन को ही हम कंसंट्रेशन कहते हैं, उसके मीठेपन को ही हम कंसंट्रेशन कहते हैं। तो मतलब नंबर ऑफ चीनी के दाने प्रेजेंट इन द पानी, नंबर ऑफ चीनी के दाने प्रेजेंट इन द पानी इज नोन एज कंसंट्रेशन। हाँ सर सही बोल रहे हो, नंबर ऑफ चीनी के दाने प्रेजेंट इन द पानी मतलब नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन इज नोन एज कंसंट्रेशन। पर
इंग्लिश में बोलने से अच्छा हम इसको ढंग से समझ ले रहे हैं, जितनी ज़्यादा चीनी उतना ज़्यादा कंसनट्रेटेड, मतलब जितने ज़्यादा शुगर के मोल या नंबर ऑफ मोल या फिर अमाउंट जितना भी ज़्यादा होगा वही उतना ही ज़्यादा कंसनट्रेटेड होगा। यस, तो कंसनट्रेशन की डेफिनेशन क्या बनेगी सर? नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन इज नोन, सॉल्यूशन या सॉल्वेंट भी आ सकते हैं, एज कंसंट्रेशन। ठीक है, नंबर ऑफ चीनी के दाने प्रेजेंट इन द पानी इज नोन एज कंसंट्रेशन। ठीक है सर, आज मेरी समझ में आया। कंसंट्रेशन आगे भी होती है, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी और भी आगे हैं, वो तो मैं पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा। पहले एक बार डेफिनेशन क्लियर करें थे कंसंट्रेशन का मतलब क्या है। जितना ज़्यादा उसमें चीनी के पार्टिकल्स होंगे, जितना ज़्यादा उसमें सोल्यूट मिलाए जाएंगे, मतलब नमक का पानी भी हो सकता है, हमेशा चीनी का ही ध्यान ना रख ले रहे, नमक का हो चाहे चीनी का हो, किसी का भी हो, मतलब सोल्यूट जितने ज़्यादा डाले जाएंगे उतना ही ज़्यादा कंसंट्रेटेड माना जाएगा। ठीक है, मोर विल बी सोल्यूट, मोर विल बी कंसंट्रेटेड। जितना ज़्यादा सोल्यूट उतना ही वो कंसंट्रेटेड होगा। अरे समझ में आ गया क्या? बहुत बढ़िया। अब सर मैंने एक शब्द और सुना, डाइल्यूशन, उसके बारे में और बताओ, डाइल्यूशन क्या होता है? ये बहुत अच्छा शब्द है सर, डाइल्यूशन। देखो रे, डाइल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट, टर्म्स क्लियर कर रहा हूँ आज तुम्हारी सारी। डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है? डाइल्यूशन का मतलब है फिक्का पानी, कम मीठे को डाइल्यूट कहते हैं। जैसे मैंने 5 चम्मच मिला के एक गिलास वाटर तैयार किया, 5 चम्मच चीनी के मिला के, मीठा हो गया बहुत ज़्यादा, फिर मैंने उसमें पानी मिला दिया और ज़्यादा और उसको फीका कर दिया। उस पानी को क्या कर दिया मैंने? फीका कर दिया। और फीका होने के बाद उसको हम डाइल्यूट कहेंगे। उसको क्या कहेंगे? डाइल्यूट। नंबर ऑफ मोल, अमाउंट ऑफ वाटर ऐड इन सोल्यूशन, नहीं कि सोलवेंट। अरे सोल्यूशन जो तैयार किया गया ना, मीठा पानी को सोल्यूशन जो तैयार किया गया उसके अंदर अगर पानी ऐड कर दिया जाए तो उसको डाइल्यूशन कहते हैं, नहीं कि पहले से प्रेजेंट पानी के अंदर पानी ऐड करने से डाइल्यूशन होगा। ध्यान रहे ये बात, मीठे पानी में पानी को मिलाना डाइल्यूशन है, नहीं कि पानी में पानी को मिलाना डाइल्यूशन है। अरे समझ में आ रहा है? मीठे पानी में पानी को मिलाना डाइल्यूशन है, नहीं कि पानी में पानी को मिलाना डाइल्यूशन है। अरे समझ में आया? इसका मतलब मीठे पानी को फिक्का कर देते हो सर, उसी को डाइल्यूशन कहते हैं। यस, यही है डाइल्यूशन। एडिशन ऑफ द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर इन द सॉल्यूशन इज नोन एज डाइल्यूशन। लिखो फिर, एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर इन सॉल्यूशन इज नोन एज डाइल्यूशन। यस, वेरी गुड, इसी को डाइल्यूशन कहते हैं। सही बात है। अब आगे बढ़ते हैं। डाइल्यूशन का भी पता चल गया सर मेरे को। अब और भी कुछ इस चैप्टर को पढ़ने के लिए और भी टर्म्स पढ़नी पड़ेंगी क्या सर? हाँ, और बहुत सारी पढ़नी पड़ेंगी रे तेरे को। वो क्या क्या है देख ले। अभी ये लिख लिया सभी ने। आगे बढ़ते हैं। कंसंट्रेशन टर्म और डाइल्यूशन टर्म्स क्लियर हुए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। डाइल्यूशन, कंसंट्रेशन क्या होता है? नंबर ऑफ चीनी के दाने प्रेजेंट इन द पानी। डाइल्यूशन क्या होता है? एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर, मतलब मीठे पानी में फीका पानी मिलाना। क्या कहलाता है? डाइल्यूशन। सिंपल सी भाषा में सीख ले इनको, ज़्यादा बेटर रहोगे एज कम्पेयर टू ज़्यादा इंग्लिश बोलने के चक्कर में रह जाओगे। एडिशन ऑफ द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर इनटू द सॉल्यूशन इज नोन एज कंसंट्रेशन। अरे सीधा याद रख, मीठे पानी में मीठे को फिक्का करना ही क्या है? डाइल्यूशन है। कंसंट्रेशन, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। सीधा याद रख यार, सीधा सा याद रख, जितने ज़्यादा चीनी के दाने प्रेजेंट इन द पानी इज नोन एज कंसंट्रेशन। अरे सही है। नेक्स्ट आजा, और पढ़ते हैं। अब हम सर और बताओ। तो देख, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए तेरे को जरूरत पड़ेगी, तो एटॉमिक मास की जरूरत पड़ेगी। एटम के मास याद होने चाहिए। एटॉमिक मासेस मैं तुम्हें छोटी बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, 8th 9th की भी वो बातें बता देता हूँ जो तुम्हें वहाँ आनी चाहिए थी, वो भी मैं यहाँ बता रहा हूँ तुम्हें, तो सीख लेना ये छोटी छोटी बातें भी। एटॉमिक मासेस, एटम के मास को क्या कहते हैं? एटम का मास, एटॉमिक मास। तो देख भाई, कुछ एटम के मास तुझे याद रखने पड़ेंगे, और याद रखेगा तभी तेरा काम चलेगा, वरना तेरा काम ही नहीं चलेगा। और कोई भी एलिमेंट एक्स जेड ए, ये ऊपर लिखा होता है, ये होता है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास ऊपर लिखा जाता है, ये क्या होता है? एटॉमिक मास। और जो नीचे लिखा जाता है ये क्या कहलाता है? एटॉमिक नंबर। क्या कहलाता है? एटॉमिक नंबर। तो मैं कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक मास लिखने जा रहा हूं जिनको तुम्हें याद करना पड़ेगा। तो देखिए, पहले हाइड्रोजन 1 तो ये ऊपर जो लिखे जा रहे हैं ये क्या है? इसका एटॉमिक मास है। हाइड्रोजन। हीलियम का याद रख लें 2 4, कार्बन का याद रख लें 6 12, नाइट्रोजन का याद रख लें 7 14, ऑक्सीजन का याद रख लें 8 16। ठीक है। सोडियम याद रख लें, सोडियम Na 11 23, मैग्नीशियम याद रख लें Mg 12 24, एल्यूमिनियम याद रख लें 13 27, फॉस्फोरस याद रख लें 15 31, सल्फर याद रख लें 16 32, क्लोरीन याद रखें जरूर, क्लोरीन 17 35.5, आयरन पोटेशियम कैल्शियम याद रख लें 20 40। ठीक है। आयरन याद रख लें 26 56। आयरन के बाद कॉपर का भी याद रखा जाए तो 29 63 पॉइंट, कुछ बुक 3 लिखती हैं, कुछ 5 लिखती हैं, कुछ 63 भी लिख देते हैं 63.5। तो ये याद रख लें भाई। तो जो इनके ऊपर लिखे गए ना, ऊपर वाली चीज़ क्या है? एटॉमिक मास। और इनको अभी याद कर लें, 12th में हो गए हो तुम। ये काम था तुम्हारा 8th 9th का, ये याद होनी चाहिए भाई सभी को, ये याद है। आगे बढ़ जाता हूँ। अब हम जो सेकंड बात है वो है मोलिकुलर मास।
एटॉमिक मास ये याद हो गया सभी का। हाइड्रोजन का 1 होता है सर, हीलियम का 2, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, सोडियम का 23, मैग्नीशियम का 24, एल्यूमिनियम 27, फॉस्फोर 31, सल्फर 32, क्लोरीन 35.5, कैल्शियम 40, आयरन 56, कॉपर 63.5। ठीक है सर, ये याद होने से क्या फायदा होगा, देख तेरे क्या फायदा मिलने वाला है अगर तेरे को ये याद है तो। देख मैं यहीं पे बता देता हूँ तेरे को। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है मोलिक्यूलर मास। मोलिक्यूलर मास क्या था, मोलिक्यूल का मास, मोलिक्यूल का मास, मोलिक्यूल का मास। मोलिक्यूल का मास मतलब सर देखो एटम मिलने से मोलिक्यूल बनते हैं, यस मोलिक्यूल बनते हैं, और मोलिक्यूल के मास को क्या कहते हैं, मोलिक्यूलर मास कहते हैं। तो देख ले फिर, जैसे तेरे को कोई मोलिक्यूल दिया जाए, फर्स्ट मोलिक्यूल दे दिया गया CO2, इसका मोलिक्यूलर मास बताओ मेरे को। तो देखो इसके अंदर एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन है, एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन है। एक कार्बन का मास बताओ कितना होगा 12, और 2 ऑक्सीजन का कितना होगा 2 × 16, 12 + 32 कितना हो गया रही है 44। अरे समझ में आ रहा है। तो देखो एक कार्बन का यहां से उठा लिया मैंने, एक कार्बन का 12, और ऑक्सीजन का कितना होता है बताओ 16, 2 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 32, 12 और 32 को ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 44। तो इन दोनों को ऐड करने से ये समझ में आ गया। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखना H2O। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है H2O। H2O के लिए देखना भाई 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का कितना होता है 1, 2 × 1, एक हाइड्रोजन का 1 है तो 2 का 2 हो जाएगा, और एक ऑक्सीजन है तो कितना होता है ऑक्सीजन का 16, इसको ऐड कर लो इसके अंदर कितना हो जाएगा, ये 16 + 2 कितना हो जाएगा 18। तो ये हमें मास निकालना आ रहा है, ये और इनके पीछे हम छोटा सा यू लिख देते हैं, यू मतलब यूनिफाइड मास। अगर मोल के लिए पूछे, एक मोल कार्बन डाइऑक्साइड के लिए पूछे तो 44, एक मोल वाटर के लिए पूछे तो 18 ग्राम, फिर ग्राम लगा देंगे एक मोल के लिए। अकेले मॉलिक्यूल के लिए पूछे तो यू लगाएंगे, यू का मतलब होता है यूनिफाइड मास, एटॉमिक मास यूनिट भी कहते हैं, एटॉमिक मास यूनिट भी कहते हैं। अरे समझ में आया, जो भी हमने ये याद किए हैं सारे इनके एटॉमिक मास यूनिट में ही याद है हमें। अरे सही, और निकाल के दिखाओ सर मेरे को, ये समझ में आने लगे हैं। और बताओ, जैसे मैं और एग्जांपल दे देता हूं, तो मैं ये रफ करता हूं थोड़ा सा यहाँ से। अब ये याद हो गए होंगे सभी, ठीक है, तो कुछ करके दिखाओ मेरे को, मोलिकुलर मास निकालने सिखाओ। एटॉमिक मास याद हो गए अगर तुम्हें, जितने मैंने बताए ये काफ़ी हैं 12th के लिए, हर एक क्वेश्चन को करने के लिए ये काफ़ी है, कोई ज़्यादा और हर चीज़ का याद रखने की जरूरत नहीं है। अरे देखना, जैसे मैंने CO2 का निकाल दिया, वाटर के लिए निकाल दिया, अब तुम थर्ड करके दिखाओ मेरे को N2O। देखो सर 2 नाइट्रोजन है, एक नाइट्रोजन का मेरे को पता है 2 नाइट्रोजन है, एक नाइट्रोजन का 14 होता है, प्लस में 16, ये कितना हो गया सर 28 + 16, इनको ऐड करेंगे ना तो ये कितना हो जाएगा बताओ 44। अरे सही है 44। थर्ड और एग्जाम्पल बताओ सर, HNO3 का करो, HNO3। तो देखो हाइड्रोजन का एक हाइड्रोजन है, एक ही है, एक ही मास होता है, प्लस में एक नाइट्रोजन है 14 होता है, 3 ऑक्सीजन है, 3 गुना में कितना रे 16 होता है एक का, तो जोड़ दो 1 + 14 + 48, इनको जोड़ोगे तो 63। अरे समझ में आ रहा है। और करके दिखाओ सर, देखो H2SO4 है जैसे मेरे पास, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड जिसको कहते हैं, 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का 1 होता है तो 2 का 2 हो जाएगा, प्लस में एक सल्फर का कितना है 32 होता है, अभी मैंने टेबल बना के दिखाई। ऑक्सीजन का कितना होता है बताओ 4 है, एक का 16 होता है तो 64 हो गया, 2 + 32 + 64, और इनको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 98। इस तरह से हमने इनका भी एटॉमिक मास से निकालना सीख लिया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ो भाई, और भी हैं बहुत सारे क्वेश्चन जो तुम्हें सीखने हैं, जरूरी हैं, ये आने ही चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए। देखना सिक्स्थ है, जैसे मैं तुमसे पूछ लेता हूँ ग्लूकोज का बताओ भाई, ग्लूकोज का कैसे निकालोगे, तो तुम पूछो फार्मूला क्या है C6H12O6, एक कार्बन का होता है 12, तो 6 का कितना हो जाएगा 6 से मल्टीप्लाई, प्लस में एक हाइड्रोजन का 1 होता है 12 का 12 से मल्टीप्लाई, प्लस में एक ऑक्सीजन का 6 होता है 16 होता है और 6 से मल्टीप्लाई, 72 + 12 प्लस में 96, हाँ 96, इनको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 180 यूनिफाइड मास। इस तरह से किसी का भी निकाल सकते हो तुम, ग्लूकोज का निकाल लिया। और बताओ सर सुक्रोज का फार्मूला बता दो सर, मैं निकालूंगा C12H22O11, तो निकालो। तो 12 × 12 + 22 + 11 × 16, अब इनको ऐड कर लो, 12 12 होता है एक का, तो 12 × 12 144, प्लस में 12 प्लस में इसको ऐड करो कितना हो जाएगा 176, इन सबको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 342। ठीक है, इस तरह से तुम किसी का भी कोई भी फार्मूला बोल दे तुम्हारे सामने होगा, उसका तुम क्या निकाल सकते हो मोलिकुलर मास निकाल सकते हो। वैसे तो मैं बहुत सारे करवा सकता हूं, परंतु मैंने कुछ एग्जांपल से तुम्हें ये समझा दिया कि इस ऐसी चीजों की भी तुम्हें जरूरत पड़ने वाली है जिससे कि तुम इनके फार्मूले निकाल सको। जैसे अब मैं कहूँ HCl का मास निकालो, HCl का एक हाइड्रोजन का 1 होता है, प्लस में 35.5, तो कितना हो जाएगा 36.5। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 9th पूछते हैं, NaOH का निकालो, NaOH का, Na सोडियम का 23 होता है सर, ऑक्सीजन का 16, प्लस में हाइड्रोजन का 1 होता है, जोड़ दो इनको कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। अरे सही है। नेक्स्ट और निकाल के दिखाओ, NaCl का निकाल के दिखाओ मेरे को, 10 नंबर एग्जांपल, NaCl Na का 23 होता है, Cl का 35.5 होता है, इनको जोड़ो तो 58.5। इस तरह से तुम किसी का भी मोलिकुलर मास निकाल सकते हो आसानी से। ये आ गया तुम्हें समझ में। अब नेक्स्ट टॉपिक की एटॉमिक मास भी समझ में आया और मोलिकुलर मास भी समझ में आया। इनका क्या रोल है सर इस यूनिट में, बहुत ज्यादा रोल है इनका, इनके बगैर तुम किसी भी मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन या सोल्यूशन का क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। अरे ठीक है, क्योंकि हर एक फार्मूले में मोलिकुलर मास की जरूरत पड़ने वाली है, तो वो आना ही चाहिए कैसे भी करके। अब तुम इनको याद कर लो जल्दी से, एटॉमिक मास को, मोलिकुलर मास याद नहीं रखने रहे, एटॉमिक मास याद रखो, उनसे बना लेना मोलिकुलर मास किसी का भी, ठीक है, और प्रैक्टिस के साथ ये याद भी रहने लग जाएंगे। अब मैं आगे बढ़ता हूं, एटॉमिक मास मोलिकुलर मास। अब कंसंट्रेशन टर्म है, कंसंट्रेशन
कंसंट्रेशन मैंने समझा दिया तुम्हें क्या थी। कंसंट्रेशन से रिलेटेड टर्म्स की बातें करते हैं। कौन कौन सी टर्म्स है जो कंसंट्रेशन से रिलेटेड है? वेट बाय वेट परसेंटेज, परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन, ये सारी क्या है? इनसे रिलेटेड टर्म्स हैं जिनकी हमें जरूरत पड़ने वाली है, तो हम इनको कंप्लीट करते हैं। कंसंट्रेशन टर्म्स में सबसे पहली जो टर्म आती है वो है परसेंटेज W बाई W। इसका मतलब क्या है? W बाई W, परसेंटेज W बाई W का मतलब है किसी भी कोई भी सोल्यूट किसी सॉल्यूशन में कितना ग्राम प्रेजेंट है। जैसे मैं तुम्हें लिख के दे दूं, इसको मैं समझा रहा हूं, इसका फार्मूला भी लिखूंगा। उससे पहले मैंने अगर तुम्हें दे दिया 10% W बाई W, ऐसा लिखा मिला 10% W बाई W H2SO4 सॉल्यूशन, तो इसका मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब ये है कि 10 ग्राम, परसेंट 100 में से होता है, 10 ग्राम H2SO4 प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। अरे समझ में आया? इस लाइन का ये मतलब है। तो हम क्या कैसे निकालेंगे सर? परसेंटेज कैसे निकालते हैं? जिसकी निकालनी हो परसेंटेज उसको ऊपर लिखो, कितने में से निकालनी टोटल को नीचे लिखो, इनटू में 100 कर देना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। परसेंटेज का कोई भी हो, पर ऊपर भी वेट है नीचे वेट है, मतलब ये भी ग्राम में और ये भी ग्राम में। ये क्या है सर? सोल्यूट, और ये क्या है? सॉल्यूशन। ये क्या है? सोल्यूट, और ये क्या है? सॉल्यूशन। तो लिखो वेट ऑफ सोल्यूट या अमाउंट ऑफ सोल्यूट लिख लो। वेट की जगह भी अमाउंट यूज करो। अमाउंट ऑफ सोल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। अरे समझ में आ गया क्या? ये समझ में आया? ये फार्मूला बन गया किसका? वेट बाई वेट परसेंटेज का। ठीक है सर। और ऐसे दिया मिले 10% वेट बाई वेट H2SO4, इसका मतलब है 10 ग्राम H2SO4 प्रेजेंट है 100 ग्राम सॉल्यूशन में, या फिर 10 ग्राम H2SO4 प्रेजेंट है 90 ग्राम सॉल्वेंट में, और 90 ग्राम सॉल्वेंट में भी लिख सकते हैं। हाँ सर, ये बिल्कुल सही बता रहे हो आप। अब नेक्स्ट जो टर्म है वो क्या है देख लेते हैं। मैं अभी इसको रफ कर देता हूँ, एक एक करके समझाऊंगा सारी की सारी। ठीक है, फर्स्ट हमें आ गई वेट बाई वेट कंसंट्रेशन की। फर्स्ट टर्म थी क्या? वेट बाई वेट। अब वेट बाई वॉल्यूम कर लें, इसकी जगह हम वेट बाई वॉल्यूम कर लेते हैं। देखना, अगर परसेंटेज सेकंड है परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम, इसका मतलब सर देखो 10% वेट बाई वॉल्यूम H2SO4 लिखा मिलता तो मैं क्या समझता। देखना, इसका मतलब है वेट ऊपर वाला तो ग्राम में और नीचे वाला वॉल्यूम है तो ml में होगी, 10 ग्राम H2SO4 प्रेजेंट इन 100 ग्राम नहीं, बस ml सॉल्यूशन में, इतना ही चेंज है। और या सॉल्वेंट कहें तो 90, क्योंकि दोनों सोल्यूट और सॉल्वेंट का जोड़ कितना होना चाहिए? 100 होना चाहिए ना। ऐसे समझ में आ रहा है? 10 ग्राम H2SO4 प्रेजेंट इन 100 ग्राम ml क्यों लिखा मैंने? क्योंकि नीचे वॉल्यूम है और ऊपर क्या था? वेट था। वेट ग्राम में होगा, वॉल्यूम ml में हो गया। समझ में आ रहा है सभी को? तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा सर? देख, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है भाई, इंटू में 100 इंटू 100। जो यहाँ लिखे वही वेट लिखा, नीचे वॉल्यूम लिखा, इंटू में 100 ही तो किया मैंने। अरे समझ में आ गया क्या सभी को? बहुत बढ़िया सर, ये तो समझ में आ गया। अब थर्ड भी है क्या ऐसी टर्म? हाँ, वो है वेट बाई वेट हो गया, वेट बाई वॉल्यूम हो गया। अब आगे वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। नेक्स्ट जो टर्म आ रही है वो आ रही है वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। नेक्स्ट क्या आ गई? वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। अब इसको समझाओ सर, ये कैसे होगी? तो देख लो, इसको भी समझ लेते हैं। वॉल्यूम बाई वॉल्यूम क्या होता है? अब तुम नहीं समझ गए होगे वॉल्यूम बाई वॉल्यूम क्या है, क्या लिखने वाला हूँ मैं। यहाँ वॉल्यूम कर देंगे, यहाँ वॉल्यूम बाई वॉल्यूम कर देंगे। यहाँ ग्राम की जगह क्या आ जाएगा? वॉल्यूम 10 ml H2SO4 लिक्विड फॉर्म में। अब की बार 10 ml H2SO4 प्रेजेंट इन 100 ml, क्योंकि ये भी ml होगा, ये भी वॉल्यूम है दोनों। तो 10 ml H2SO4 100 ml सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। ये सोल्यूट है, ये क्या है? सोल्यूट है, ये सॉल्यूशन है। और अगर सॉल्वेंट कहें तो इन दोनों का जोड़ सॉल्यूशन के बराबर होना चाहिए, 90 हो जाएगा। अरे समझ में आया? तो देखो 10% वेट बाई वॉल्यूम H2SO4 सॉल्यूशन मींस है 10 ml H2SO4 प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन या 90 ml सॉल्वेंट। तो इसको कैसे लिखेंगे यार? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू में क्या आ जाएगा? बोलो 100। और इसी को हम क्या कहेंगे? वॉल्यूम बाई वॉल्यूम कंसंट्रेशन। कोई डाउट है इसमें किसी को भी? नहीं है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो टर्म आ रही है वो है ppm। नेक्स्ट टर्म क्या है? ppm। तो वो भी समझ लेते हैं। ये जो टर्म है ppm, पार्ट्स पर मिलियन, इसको क्या कहते हैं? पार्ट्स पर मिलियन। मिलियन का मतलब होता है 10⁻6, 10 लाख। 10 लाख को क्या कहते हैं? हम 10 लाख को हम क्या कहते हैं? 1 मिलियन कहते हैं। इसका मतलब 10⁻6 हो गया। तो ये जो टर्म है ppm, ये यूज की जाती है बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स के लिए, जैसे वाटर के अंदर इंप्यूरिटीज का पता लगाना हो या डस्ट पार्टिकल्स की संख्या का पता करना हो, तो ऐसे शब्द में यूज होता है क्या? ppm। बहुत ही ज्यादा, मतलब परसेंटेज तो वेट के लिए, वॉल्यूम के लिए यूज होता है, पार्ट्स पर मिलियन होता है, बहुत ही छोटी चीजों के लिए यूज होता है, बहुत ज्यादा नंबर में जो चीजें हों उनके लिए यूज होता है। तो नेक्स्ट टर्म आ गई ppm। ppm की अगर डेफिनेशन लिखना चाहो तो नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन 100 था ना पहले, अब नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन 10⁻6 पार्टिकल्स के बीच में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल सोल्यूट के प्रेजेंट है उसको हम क्या कहेंगे? सॉल्यूशन के। अगर 10⁻6 पार्ट हैं तो 10⁻6 में कितने सोल्यूट है उसको पार्ट्स पर मिलियन कहेंगे। हम डायरेक्ट फार्मूला बना लेते हैं। नंबर ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन इनटू में
10⁻6 लिख दें बस, 100 की जगह क्या कर देंगे 6, या अमाउंट भी लिखना चाहिए अमाउंट की फॉर्म में, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁻6, ठीक है। तो 10⁻100 की जगह क्या आ जाएगा 10⁻6 आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अरे समझ में आया, तो इस तरह से ये पता कर लेंगे हम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगर इसकी जगह PPB लिखा हो, PPB, तो सर देखो PPM की फुल फॉर्म क्या है, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, 1 मिलियन में कितने पार्ट है, और ये होता है पार्ट्स पर बिलियन, पार्ट्स पर बिलियन। और इसका ये बिल्कुल सेम फार्मूला होगा, ये सेम फार्मूला रख के इंटू में 10⁻⁴ कितना आ जाएगा 6 की जगह क्या आ जाएगा बिलियन होता 9, ठीक है। और PPT आ जाए, मान लो ऐसा आता तो नहीं है फिर भी आ जाए PPT, पार्ट्स पर ट्रिलियन, पार्ट्स पर ट्रिलियन, ट्रिलियन होता है 10⁻12, ये पूरा लिखने के बाद इंटू में 10⁻12 कर देना, ये ट्रिलियंस में हो गया, ये बिलियन में हो गया, ये मिलियन में हो गया। इस तरह हम न्यूमेरिकल तो डिस्कस सारे पे करेंगे ही, पहले हमें डेफिनेशंस की नॉलेज होनी चाहिए। कंसंट्रेशन टर्म में हमने वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, PPM, PPB, PPT, ये सब की बातें कर ली है। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारी नेक्स्ट टर्म की तरफ हम बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट टर्म है मोल। नेक्स्ट जो डेफिनेशन आ रही है उसका नाम है मोल। देखिए मैं बहुत छोटी से छोटी वो बातें बता रहा हूँ जिससे कि तुम्हें चैप्टर आएगा ही आएगा। तुम अगर हर बात को सीख रहे हो छोटी से छोटी बात को, तो तुम्हारा चैप्टर कहीं नहीं जाएगा यार, तुम्हारी ग्रिप में आ जाएगा ये अपने आप ही। मैं छोटी छोटी बातें इसीलिए तो बता रहा हूँ, क्या मेरे को एटॉमिक मास बताने की जरूरत थी, सोल्यूशन में नहीं थी, मॉलिक्यूलर मास बताने की जरूरत थी, नहीं थी, ये मैं कह देता 9th में 8th में 10th में कहीं तो किया होगा, 11th में किया होगा, चलो न्यूमेरिकल करते हैं, ऐसा नहीं होता यार। तुम बहुत ही अब तक तुमने बहुत सारी चीज़ें खो दी हैं, मैं वो छोटी से छोटी बातें कवर कर रहा हूँ। मेरा लेक्चर थोड़ा फास्ट हो सकता है पर हर बात कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, जल्दी से जल्दी कवर करें। नेक्स्ट हम बात करें मोल। मोल क्या होता है सर, मोल का मतलब होता है एवोगैड्रो नंबर के बराबर होता है। सर ऐसा सुना था मैंने 11th क्लास में, देख तू सुना है ठीक है, पर इस चैप्टर में मोल का क्या काम है, मोल कॉन्सेप्ट तो मैं पढ़ाऊंगा 11th वालों को, वहाँ सीखते रहना दुनियादारी। मोल कॉन्सेप्ट नहीं सिखा रहा मैं, तो मोल का जो इस चैप्टर में यूज है सोल्यूशन में क्या है बस ये बता रहा हूँ। देखो इस चैप्टर में 3 फार्मूले आएंगे मोल के। मोल के सर वो तीनों फार्मूले मेरे को बता दो, मोल को स्मॉल एन से लिखते हैं। तो मोल का फर्स्ट फार्मूला मैं बता देता हूँ तेरे को, होता है वेट, गिवन वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। पहला फार्मूला क्या होता है, गिवन वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, ठीक है सर। ये फार्मूला मेरे को 1-2 न्यूमेरिकल भी बताना सर, फिर मैं समझ जाऊंगा, ठीक है। इस पर 1-2 न्यूमेरिकल करा देता हूँ। दूसरा फार्मूला होता है नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एवोगैड्रो नंबर, Na से लिखते हैं एवोगैड्रो नंबर को, एवोगैड्रो नंबर, ठीक है सर। ये दूसरा फार्मूला हो गया। ये एवोगैड्रो नंबर कितना होता है सर, याद रखें 6.023 होता है, पर मैं सीधा लिख रहा हूँ 6 × 10⁻23 पार्टिकल्स, ठीक है। नेक्स्ट अब होता है वॉल्यूम इन लीटर अपॉन में 22.4, ये होता है थर्ड फार्मूला। लीटर में वॉल्यूम की फॉर्म में होता है, ये पार्टिकल की नंबर की फॉर्म में होता है, ये और वेट की फॉर्म में होता है। ये 3 फार्मूले यूज कर लेना, बोल के तुम्हारे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। बोले सर तो कैसे आएगा, कैसे यूज करूँगा, देख जैसे मैं तेरे को कहूँ एक क्वेश्चन देता हूँ, 20 ग्राम NaOH में मोल फाइंड करो, NaOH सोल्यूशन है, फाइंड मोल बताइए। तो देख तेरे को क्या गिवन वेट की फॉर्म में ना, वेट वाला फार्मूला लगा दो सर, हाँ ठीक है। गिवन वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, NaOH का मोलिकुलर वेट बताओ सर मेरे को, तो अभी आया था याद, 20 कैसे निकाला था NaOH का मोलिकुलर वेट बता दे मेरे को जल्दी से। NaOH है, NaOH में सर Na का 23 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, प्लस में हाइड्रोजन का 1 होता है, टोटल 40 हो गया था, हाँ ठीक है 40 ग्राम, ठीक है 40 रख दिया, तो ये इससे कट गया कितना आ गया, हाफ 0.5 मोल। अरे सही है, बहुत बढ़िया सर, ऐसे लगा लेंगे। 1-2 और बता दो सर अगर बता ही रहे हो तो। चलो 54 ग्राम वाटर, कैलकुलेट मोल बताइए। तो देखना मोल सर वाटर का तो बहुत ही आसान है, गिवन वेट है 54 और मोलिकुलर वेट 18 होता है सर वाटर का। कैसे निकाला, H2O, 2 हाइड्रोजन के लिए 2 हो गया, 1 के लिए 1 होता है, प्लस 16 18 होता है सर, ऐसे निकाला था अभी भी। यहाँ रख दूंगा तो कितना आ जाएगा 3 मोल। अरे सही है। ऐसे ही एक न्यूमेरिकल और करके देख ले, और बताओ सर 360 ग्राम ग्लूकोज सॉल्यूशन, कैलकुलेट मोल बताइए। तो देखो 360 ग्राम है सर ग्लूकोज का, अभी भी मैंने फार्मूला सीखा था C6H12O6, ठीक है। 12 एक कार्बन का था, प्लस में इंटू में 6 हो जाएगा 72, प्लस में 12, प्लस में 12 हाइड्रोजन का 12 ही होगा, प्लस में 6 इंटू 1 ऑक्सीजन का होता है 16, 72 प्लस 12 प्लस में 96, इनको जोड़ा था तो 180 आ गया था सर, 180। तो गिवन वेट अपॉन मोलिकुलर, गिवन वेट कितना दिया 360 अपॉन मोलिकुलर वेट अभी कितना निकाला रे 180 से डिवाइड कर दो सर, आंसर आ जाएगा 2 मोल। अरे समझ में आ रहा है। इस तरह से तुम क्या निकाल पाओगे, मोल निकाल पाओगे। कोई भी छोटे छोटे न्यूमेरिकल दिए, मैं मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर पढ़ाऊंगा 11th में पूरा का पूरा, वहाँ अलग बात है, पर यहाँ मैं तुम्हें वो बेसिक बता रहा हूँ जिससे कि तुम्हारे सारा चैप्टर कवर हो जाए, सोल्यूशन जल्दी से जल्दी। ये आ गया सभी को समझ में। नेक्स्ट सर इस पे तो सारे फार्मूले आपने बता दिए, इस फार्मूले से रिलेटेड तो मैं ऐसे गिवन वेट अपॉन मोलिकुलर वेट मैंने निकालना अभी भी सीखा थोड़ी देर पहले ही सर आपसे, और उसके हेल्प से मैं निकाल लेता हूँ। पर इस पे भी समझाओ थोड़ा बहुत मेरे को। हाँ इस पे भी समझा देता हूँ, देख लो। फर्स्ट फार्मूले पे आ गया सभी को, फर्स्ट से रिलेटेड आ गया, हाँ जी आ गया। अब दूसरे से रिलेटेड और कुछ न्यूमेरिकल करवा दो ताकि मैं समझ जाऊँ कि इस फार्मूले से रिलेटेड आ गया मेरे सामने कोई क्वेश्चन तो मैं कैसे करूँगा, ठीक है। ये भी बता देते हैं देखो।
देख अब दूसरे फार्मूले से रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल आए तो कैसे करेगा, पहले को रफ कर दूँ, आ गया इससे रिलेटेड तो तेरे को सारा, ठीक है। और बताओ सर कैसे करेंगे। देखो देखो ऐसा कहता है 24 × 10⁻23 इज 4 कर लेते, 24 पार्टिकल्स ऑफ वाटर प्रेजेंट इन ए सॉल्यूशन। मोल बताओ, इसके मोल कितने, वाटर के मोल बताओ कितने होंगे। देखो ये पार्टिकल की संख्या दे दी, तो मोल क्या होता है, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल कितने की गिवन है 24 × 10⁻24 अपॉन में एवोगैड्रो नंबर 6 × 10⁻23 6 × 10⁻23 ये 4 पे गया, ये 23 कट गए, एक 10 बच गया तो 40 मोल आ गए, क्या करें 40 मोल आ गए, ठीक है सर। और बताओ कुछ ऐसे ही क्वेश्चन क्या हम कर पाएंगे, हाँ देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.2 × 10⁻23 H2SO4 प्रेजेंट इन एक्वस सॉल्यूशन। ऐसा कुछ दे दिया, इतने पार्टिकल ऑफ H2SO4 प्रेजेंट इन एक्वस सॉल्यूशन। तो बोले अच्छा इतने पार्टिकल हैं, तो अब हम क्या करेंगे, मोल निकालें। मोल कैसे निकालेंगे, 1.2 × 10⁻23 अपॉन में एवोगैड्रो नंबर 6 × 10⁻23 ये पावर कट गई, ये 0.2 मोल। अरे समझ में आया सभी को। इस तरह से सेकंड फार्मूला भी लगाना आ गया होगा तुम्हें। पार्टिकल्स की संख्या दी जाएगी, अपॉन में एवोगैड्रो नंबर 6 × 10⁻23 से डिवाइड कर देंगे, कट करने के बाद आंसर आ जाएगा। मोल निकालने आ गए सर मेरे को, मोल के एटॉमिक मास आ गया सर, मोलिकुलर मास आ गया, मोल भी निकालने आ रहे हैं सर मेरे को, ठीक है। अब थर्ड फार्मूला और सिखा दो सर। चलो थर्ड फार्मूले से रिलेटेड भी एक दो न्यूमेरिकल आपको करवा दिए जाए, ठीक है, उससे रिलेटेड भी करवा देता हूँ, तो देख लो कैसे करोगे। देखो भाई थर्ड फार्मूला क्या है, थर्ड फार्मूला ये रहा है सर, वॉल्यूम इन लीटर अपॉन में 22.4। थर्ड फार्मूला मोल का ये है सर, वॉल्यूम इन लीटर अपॉन में 22.4। इससे रिलेटेड बताओ सर। चलो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 11.2 ml लीटर, 11.2 लीटर HNO3 प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। ऐसा ही कुछ भी लिख दिया मैंने, अजीब बात लिख दी है वैसे तो। हाँ तो इसमें मोल बताओ, तो मोल कैसे निकालेंगे, मोल होता है 11.2 गिवन वॉल्यूम इन लीटर अपॉन में 22.4, इसको कट कर दो 1/2, तो कितने मोल आ गए 0.5 मोल, आधा मोल आ गए, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर ये ml में दे दे तो ml में गिवन होता तो देखो इस फार्मूले को ही बदल दो, ml में तो डिवाइड में 1000 करोगे ना, लीटर को ml करोगे तो कितना करोगे, 1000 से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो देखो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इन ml दे दी जाए तो यहाँ 22 इसको 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। ये ml में वैलिड हो जाएगा और ये लीटर में वैलिड। जैसे क्वेश्चन दे देते हैं, नहीं 5.6, पहले तो लीटर ही दे दें, लीटर H2SO4 प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। तो देखना अब क्या कैसे करोगे रे, मोल निकालने, गिवन वॉल्यूम लीटर में है तो लीटर वाला फॉर्मूला लगा दो, गिवन वॉल्यूम 22.4 और ये कितने पे गया, पूरा 4 पे 1/4 0.25 मोल आ गए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सर थर्ड 44800 ml, नहीं ऐसा नहीं देते, ऐसा देते हैं 1120 ml CO2 प्रेजेंट इन एयर, ऐसा कुछ भी। बोले मोल बताओ, तो मोल अब ml में है ना, तो 1120 ml अपन में ये 22 अब इसको कट कर दो, ये पूरा 20 पे 1/20 0.05 मोल। अरे समझ में आया सभी को, बहुत बढ़िया। तो इस तरह से हम तीनों फार्मूलों से मोल निकाल सकते हैं, तीनों फार्मूले हमने मोल के भी सीख लिए। तो इस चैप्टर में हमारे मोल बस इतना यूज होना है कि फार्मूले लगाएंगे तीन और उससे काम चल जाना सॉल्यूशन चैप्टर में। वैसे मोल कॉन्सेप्ट बहुत बड़ी चीज़ है भैया, ठीक है। तो हमने टर्म्स सीखी हैं छोटी छोटी और जिनसे रिलेटेड छोटी छोटी बातें भी सीखी हैं, हम स्टार्ट ही कर रहे हैं चैप्टर को अभी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं, देखते जाएं। अब हमारे जो टर्म है वो है, नेक्स्ट टर्म है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन सर ये बताओ मोल फ्रैक्शन क्या होता है। फ्रैक्शन का मतलब होता है हिस्सा। जैसे भाई 5 चीज़ें, उनमें से तुम्हारे हिस्से में कितने आए, कितना फ्रैक्शन तुम्हारे हिस्से में आया, उसी को मोल फ्रैक्शन कहते हैं। मान लेते हैं मेरे पास एक बीकर है, बाइनरी सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ। बाइनरी मतलब होता है दो चीज़ों से मिलकर बनने वाला सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन है, इसके अंदर ए भी मिलाया गया है और बी भी मिलाया गया है। मैं हमेशा ए से हमेशा सॉल्वेंट को लिखूंगा, ये याद रखें, और बी से हमेशा सोल्यूट को लिखूंगा। ए मतलब ज़्यादा वाली चीज़ है सॉल्वेंट और बी वाली सोल्यूट है, ये चीनी है और ये पानी है, सामान। अरे समझ में आ गया। तो अब मेरे को अगर ए के भी मोल है, इसमें बी के भी मोल है, और मोल को हम ऐसे लिखते हैं NA NB, इसका मतलब NA NB लिखूंगा, तो इसका मतलब क्या है देखना, यहाँ NA क्या है, मोल ऑफ किसके, सोल्यूट के या सॉल्वेंट के, ए लिखा दो सॉल्वेंट के, मोल ऑफ सॉल्वेंट, और NB लिख दिया तो मतलब मोल ऑफ सोल्यूट, ठीक है सर। और मोल फ्रैक्शन को क्या सिंबल लिखते हैं, जाई, ऐसा लिखते हैं, एक्स लिख दो तुम बस, जाई, मैं तो एक्स ही बोल देता हूँ, जाई, वैसे जाई है ये, ठीक है। अब एक्स ए लिख दिया, एक्स लिए बोल देता हूँ मैं, जाई है वैसे तो। एक्स ए मतलब क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ
फ्रैक्शन ऑफ किसके, सोलवेंट, ए मतलब सोलवेंट, और एक्स बी मतलब क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। अरे समझ में आया। अब मेरे से पूछा गया मोल फ्रैक्शन निकाल के दिखाओ। देखो मेरे से पूछा गया एक्स ए निकालो, जाइए निकालो, तो मैं क्या करूंगा, जिसके निकालने हैं उसके मोल अपॉन में टोटल मोल के रेशियो को मोल फ्रैक्शन कहते हैं। निकालने उसके ए के निकालने अपॉन में दोनों का सम टोटल। आ गया समझ में, ये हो गया एक्स सोलवेंट के मोल आ गई। अब सोल्यूट के निकालने तो क्या करूँ, मोल ऑफ बी अपॉन में टोटल मोल। अरे समझ में आ गया। और टोटल जैसे परसेंटेज तो सर 100 में से निकाली जाती है, फ्रैक्शन कितने में से निकाला जाता है, 1 में से निकाला जाता है, तो टोटल इनका सम हमेशा 1 होगा। यस, एक्स ए प्लस एक्स बी क्या होगा, 1। तो ये बातें ध्यान रखें, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अगर एक चीज निकाल ली तुमने फार्मूला लगा के, तो दूसरी कैसे निकालोगे, जैसे एक्स से पता चल गया तो एक्स बी कैसे निकालोगे, 1 में से एक्स को माइनस कर देना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से मोल फ्रैक्शन निकालेंगे। क्या मैं तुम्हें न्यूमेरिकल करवा रहा हूं, नहीं, एक दो न्यूमेरिकल वैसे ही बता देता हूं, जैसे मैं कहूं, जैसे कि मैं क्वेश्चन ऐसे ही सिंपल सा बना के दे रहा हूँ, पूरा नहीं समझा रहा अभी। सबसे रिलेटेड न्यूमेरिकल करवाना है मेरे को, जितने भी मैं टर्म्स बता रहा हूँ सबसे रिलेटेड न्यूमेरिकल करवाऊंगा मैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, हर एक फार्मूले पे न्यूमेरिकल करवाऊंगा इस लेक्चर में, सारे फार्मूले याद होने चाहिए, सारी बातें समझ में आनी चाहिए। जैसे मैं छोटा सा वैसे ही बता रहा हूँ, 2 मोल ए के 2 मोल ऑफ एक्स मिक्सड विद पी मान लेते हैं, तो पी मिक्सड विद 3 मोल ऑफ क्यू। ठीक है, 3 मोल ऑफ क्यू। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ पी के भी निकालो और मोल फ्रैक्शन ऑफ क्यू के भी निकालो। तो मोल फ्रैक्शन निकालने किसके, पी के निकालने, तो पी के मोल 2 अपॉन में टोटल मोल 2 + 3 2/5। अरे समझ में आ गया, 0 पॉइंट जो भी निकाल लेना आप। ठीक है, नेक्स्ट। अब अगर तुम्हें क्यू के निकालने तो 3 मोल अपॉन में दोनों का सम 2 + 3 3/5 आ जाएगा। या फिर तुमने पी के निकाल लिए, तो क्यू के निकालने का ये भी तरीका है, तो 1 में से पी वाले को घटा दो, ये भी आ जाएगा, वही आएगा सेम 3/5। 1 - 2/5 को सब्सट्रैक्ट करोगे, एलसीएम ले लो तो 3/5 ही आ जाएगा। ये भी तरीका है, तो सीधे ही कर सकते हो, जिसके निकालने उसके मोल अपॉन टोटल मोल, जिसके निकालने उसके मोल अपॉन में टोटल मोल कर लेना, क्या आ जाएंगे, मोल फ्रैक्शन आ जाएंगे। अरे समझ में आया सभी को, बहुत बढ़िया। एक और क्वेश्चन करके प्रैक्टिस के लिए बता देता हूँ, वैसे मैं न्यूमेरिकल बाद में ही कराऊंगा, ये तो मैं तुम्हें ऐसे ही बता रहा हूँ बीच में सिंपल बातें। जैसे तुम्हें कहा जाए 40 ग्राम NaOH mixed in 54 ग्राम water H2O. Find mole fraction of NaOH and water. Find mole fraction of NaOH and mole fraction of water. ठीक है, तो देखो अब हमें सबसे पहले मोल ही नहीं रखा, अब तो ग्राम दे रखा, सर आप तो कह रहे मोल देगा, नहीं वो ग्राम नहीं देगा। अब तुम मोल बना लो इससे, मोल कैसे निकालते हो, मोल NaOH के कैसे निकालोगे बताओ, NaOH के मोल कैसे निकालोगे, गिवन वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, गिवन वेट अपॉन मोलिकुलर वेट NaOH। गिवन वेट कितना सर 40, मोलिकुलर वेट भी इसका निकालना, इसका 23 + 16 + 1 40 आया था, तो इसके मोल आगे 1 मोल आ गया। ऐसे इसके भी मोल निकाल लो, तो वाटर के मोल निकालोगे, कैसे निकालोगे, गिवन वेट 54 अपॉन मोलिकुलर वेट वाटर का 2 + 16 18, तो ये आगे 3 मोल सर, इसके 3 मोल आगे, इसके 1 मोल आगे। ठीक है, मोल तो पता लगे, मोल ऑफ NaOH और मोल ऑफ वाटर पता लगे। तो अब इसका अगर हमें मोल फ्रैक्शन निकालना, मोल फ्रैक्शन क्या आता है, जिसके निकालने उसके मोल अपॉन में टोटल मोल जितने भी हैं सबको जोड़ दो। ठीक है, तो देखना अब NaOH के कितने मोल थे, 1 अपॉन में 1 प्लस में वाटर के 3, तो 1 अपॉन में 4 आ गया सर, ये आ गया 0.25। ठीक है, 0.25 मोल फ्रैक्शन आ गया। मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट होती नहीं, नो यूनिट, कोई यूनिट नहीं होती, क्योंकि मोल ऊपर नीचे मोल से मोल कट जाएगा, कोई यूनिट और डायमेंशन नहीं होती। ठीक है, अब सर H2O निकालना है, तो H2O निकालना तो 1 में से इसको घटा दे बस 0.25 को, तो कितना बचेगा 0.75। अरे समझ में आ गया क्या, 1 में से सब्सट्रैक्ट कर दो ना, वापस क्यों निकाल रहे हो पूरे को। अरे ठीक है, इस तरीके से मैंने ये तुम्हें मोल फ्रैक्शन के बारे में बताया। ये बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में बता रहा हूँ। बाइनरी मतलब 2 ही चीजें, एक्स ए और एक्स बी, ऐसे 3 होते तो यहाँ पे तीसरा भी आ जाता, चौथा पांचवा छठा कितने भी हो सकते हैं, पर मैं 2 के बारे में बता रहा हूँ अभी फिलहाल। ठीक है, नेक्स्ट टर्म्स की बातें करते हैं। अब और भी मोल फ्रैक्शन के बाद टर्म आती है मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, स्ट्रेंथ, बहुत सारी है, इन पे भी चर्चाएं कर लेते हैं। देखते रहें, ध्यान से हर चीज़ को समझते रहें। ठीक है, देखो अब नेक्स्ट यूनिट है, नेक्स्ट टर्म है मोलैरिटी। क्या है मोलैरिटी, इसको ध्यान से समझेंगे। मोलैरिटी को कैपिटल M से लिखते हैं हम। मोलैरिटी क्या होती है, दिखेंगे समझेंगे सारी। नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर कितने सोल्यूट के मोल प्रेजेंट है, उसको हम मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं। तो देखना, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज मोलैरिटी। ठीक है, मोलैरिटी, इसी को हम क्या कहते हैं, मोलैरिटी कहते हैं। नेक्स्ट, इसको डिनोट किससे करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल M। ठीक है, फॉर्मूला अगर इसकी बात करें तो मोलैरिटी इक्वल टू क्या आ जाएगा, मोलैरिटी इक्वल टू
मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो देखना मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या, मोल को स्मॉल एन से लिखते हैं, अपॉन में वॉल्यूम इन लीटर ऑफ सॉल्यूशन की वॉल्यूम है, ये ध्यान रहे। ठीक है, वॉल्यूम किसकी है, सॉल्यूशन की। अब नेक्स्ट अगर मोलैरिटी मोल का फॉर्मूला सभी को पता है, मोल क्या था, गिवन वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, गिवन वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। अगर इसको यहाँ पुट कर दें तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला, देखना मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल की जगह गिवन वेट अपॉन मोलिकुलर वेट इनटू में 1 अपॉन में वॉल्यूम इन लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अगर यहाँ लीटर की जगह ml दे दे तो फॉर्मूला क्या कन्वर्ट हो जाएगा, देखना लीटर की जगह अगर यहाँ ml दे दे तो यहाँ 1000 हो जाएगा, 1 लीटर में 1000 होते हैं ना, तो गिवन वेट अपॉन मोलिकुलर वेट इनटू में 1000 अपॉन में वॉल्यूम इन ml। अरे सही है, यहाँ तक कोई डाउट है किसी को, नहीं है। तो हमारे पास मोलैरिटी के फार्मूला वैसे तो नॉर्मल है, नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम इन लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। फिर अब इससे भी न्यूमेरिकल को फास्ट कर सकते हैं, बहुत ही फास्ट कर सकते हैं। अगर ये फार्मूले तुम्हारे याद रह जाए ना तो इनसे तुम न्यूमेरिकल को और फास्ट कर सकते हो, जितना तुम करते हो उससे भी कहीं ज़्यादा फास्ट कर पाओगे। तुम मोल पर यूनिट वॉल्यूम की जगह गिवन वेट अपॉन मोलिकुलर वेट इनटू 1 अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। ठीक है, गिवन वेट अपॉन मोलिकुलर वेट 1000 अपॉन वॉल्यूम इन ml। ये है किसकी, सॉल्यूशन की, जिसकी वॉल्यूम है ये सॉल्यूशन की है, नहीं कि सॉल्वेंट की, ये ध्यान रहे। अरे ठीक है, अब इसकी अगर हम बात करें यूनिट की, अगर यूनिट की बात करें, मोलैरिटी की यूनिट की बात करें, यूनिट क्या होगी तुम बता दो, डेफिनेशन ही बोल रहे, मोल पर लीटर। क्या हो जाएगी यूनिट, मोल पर लीटर, या इसको मोलल भी लिखते हैं, मोलल, कैपिटल एम से मोलर, मोलर, और किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। जिस भी टर्म में जितनी भी तुमने अभी तक पढ़ी है, वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वेट बाय वेट जितनी भी पढ़ी है, या मोल फ्रैक्शन पढ़ा या मोलैरिटी पढ़ी, जितनी भी जिनमें भी वॉल्यूम टर्म आ जाए वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, जिनमें वॉल्यूम ना हो वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है, ध्यान रहे। तो मोलैरिटी क्या होगी, टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, डिपेंडेंट। अब पूछेंगे टेम्परेचर बढ़ने से इसका क्या होगा, घटेगी बढ़ेगी, क्या होगा देखना। तो टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है, देखना मोल अगर फिक्स कर दिया जाए, वॉल्यूम अगर बढ़ी तो मोलैरिटी घटेगी, और उबालेंगे किसी चीज़ को तो वॉल्यूम बढ़ेगा, मोलैरिटी घटेगी। एज वी इंक्रीज टेम्परेचर देन मोलैरिटी डिक्रीज, इंक्रीज टेम्परेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर, देन मोलैरिटी डिक्रीज, मोलैरिटी घटती है। अरे समझ में आया, तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं मोलैरिटी वैसे वैसे घटती चली जाएगी, ये समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, मोलैरिटी टर्म कंप्लीट हुआ, टेम्परेचर डिपेंडेंट है, टेम्परेचर बढ़ने से घटती है, मोल पर यूनिट इसकी यूनिट होती है, मोलर भी लिख सकते हैं, एम से डिनोट करते हैं, ये फार्मूले होते हैं, मोल पर यूनिट वॉल्यूम, मोल पर यूनिट वॉल्यूम, मोल को गिवन वेट अपॉन मोलिकुलर वेट लिख सकते हैं, 1 अपॉन वॉल्यूम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो मोलैरिटी के फार्मूले क्या क्या होगी तुम्हारे सामने, देखना मोल पर यूनिट वॉल्यूम इन लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, एक क्या हो गया रे, गिवन वेट अपॉन मोलिकुलर वेट इनटू में 1000 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, वो वॉल्यूम लीटर में तो 1 आ जाएगा, ml में तो यहाँ 1000 आ जाएगा। अरे सही है, तो ये फार्मूले ध्यान रखें, इस तरह से इन पे न्यूमेरिकल तो हम करने वाले हैं ही नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है भाई, मोलैरिटी टर्म कंप्लीट होगी। अब बात करते हैं मोलैलिटी की, अब टर्म्स कौन सी क्लियर करते हैं, मोलैलिटी। एनसीईआरटी भी साथ साथ पढ़ते रहे भाई, सॉल्यूशन चैप्टर की एनसीईआरटी 12th क्लास वाले ध्यान रखें, एनसीईआरटी बहुत जरूरी है, साथ साथ पढ़नी। एनसीईआरटी पढ़ोगे तभी तुम्हारा हर एक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा भाई। ठीक है, कोई भी लाइन नहीं रहनी चाहिए, एनसीईआरटी का कोई भी क्वेश्चन नहीं रहना चाहिए। वैसे तो मैं सारे क्वेश्चन कवर कर ही लेता हूँ लेक्चर में, फिर भी तुम्हें को डाउट हो तो पूछ सकते हो। आगे बढ़े, देखना अब ये हो गया, क्या हो गया, मोलैरिटी। हम बात करते हैं मोलैलिटी की। नेक्स्ट टर्म क्या है, मोलैलिटी। मैं इससे लिखता हूँ मोलैलिटी, ये तोतला भाई है मोलैरिटी का। ठीक है, मोलैरिटी का तोतला भाई को क्या कहते हैं, मोलैलिटी। क्या, मोलैलिटी। अरे देखना, इसको स्मॉल एम से डिनोट करते हैं हम, क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिजोल्व पर केजी ऑफ सोलवेंट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सोलवेंट। केजी ऑफ सोलवेंट, देखो एक तो केजी आ गया लीटर की जगह, और सॉल्यूशन की जगह सोलवेंट आ गया, 2 चेंज आए हैं यहाँ पे, एक चेंज नहीं है। तो लिखेंगे नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सोलवेंट। अरे समझ में आया, अब यहाँ 2 चेंज आए हैं, देखना ध्यान से। एक तो यहाँ 1 kg हो गया 1 लीटर की जगह, और सॉल्यूशन की जगह क्या आ गया, सोलवेंट। वहाँ यहाँ सॉल्यूशन था और यहाँ लीटर था। अरे 2 चेंज आ गए समझ में, पहले डेफिनेशन में। अब इट इज डिनोटेड बाई स्मॉल एम, इट इज डिनोटेड बाई स्मॉल एम। ठीक है, नेक्स्ट मोलैलिटी स्मॉल एम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इन kg। ठीक है, नंबर ऑफ मोल को हम स्मॉल एन से लिखते हैं, अपॉन में वेट इन kg ऑफ सोल्यूवेंट या सॉल्यूशन, सोलवेंट, ये ध्यान रहे, सॉल्यूशन यहाँ से लिख दिया हमने, सोलवेंट ऑफ सोलवेंट इन kg। तो ये आ गया मोलैलिटी का फॉर्मूला तुम्हारे सामने, स्मॉल एम का। ठीक है, एक फॉर्मूला। अब हम इसको मोल को क्या लिख सकते हैं, तुमने पढ़ा ही था, मोल को हम क्या लिख सकते हैं बताओ, गिवन वेट अपॉन मोलिकुलर वेट लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम इसको इस जगह पुट कर दें, तो मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, जल्दी बोलो। मोलैलिटी का फॉर्मूला बन जाएगा गिवन वेट अपॉन मोलिकुलर वेट इनटू में 1 अपॉन में
वेट इन केजी ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। अगर इसकी जगह केजी की जगह ग्राम आ जाए तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला बताओ, ऊपर 1000 हो जाएगा, गिवन वेट अपॉन मोलिकुलर वेट इंटू 1000 अपॉन वेट इन ग्राम्स। यहाँ ml और लीटर थे, उसकी जगह ग्राम और किलोग्राम आ गए, ठीक है। इस तरह से हम इसके सारे फॉर्मूले कर लेंगे। अब ये डिपेंड किस पे करती, किस पे नहीं करती। अब यूनिट की बात करें, इसकी यूनिट की बात करें तो देख लो, यूनिट क्या होगी, मोल पर लीटर नहीं होगी, उसकी बार केजी होगी, मोल पर केजी, मोल पर केजी। और मोलल भी लिखते हैं, मोलल या स्मॉल एम भी लिख देते हैं। नेक्स्ट, अब ये डिपेंड करती है यानी टेम्परेचर पे नहीं करती, क्योंकि इसमें वॉल्यूम टर्म ही नहीं है, वॉल्यूम चेंज होगा ही नहीं, तो ये उस पर डिपेंड, क्योंकि जिसमें वॉल्यूम टर्म होता है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, वो फिजिकल चेंजेस से बदल जाएगा, पर ये नहीं बदलेगा। देखना, ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, क्या है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, नॉट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, इंडिपेंडेंट है किसी प्रकार का, टेम्परेचर को बढ़ाने या घटाने से इस पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल पे पड़ेगा, पर अभी जितने हम रूम टेम्परेचर के लैब में जो एक्सपेरिमेंट करते हैं उन पे इस पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अरे यहाँ तक समझ में आया सभी को? तो ये टर्म होगी, मोलैलिटी भी कवर होगी। क्या न्यूमेरिकल कर रहे हैं आज के लेक्चर में, नहीं नेक्स्ट लेक्चर में न्यूमेरिकल कर रहे हैं, जितनी भी आज टर्म पढ़ा दी जाएंगे सब पे न्यूमेरिकल करा दिए जाएंगे। अरे ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात कर रहे हैं किसकी, एक दो टर्म और भी हैं जिनकी हम बातें कर लेते हैं। वैसे तो वो तुम्हारे सिलेबस में शायद कट हो चुकी है, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, स्ट्रेंथ, ये टॉपिक कट हैं, फिर भी जिसको पढ़ना है वो पढ़े भाई, कंपटीशन एग्जाम की भी तो तैयारी कर रही है दुनिया साथ साथ, ठीक है, तो वो भी ध्यान दे लें अपना, जल्दी जल्दी इधर देख लें। तो अब हम बात कर रहे हैं किसकी, नॉर्मेलिटी और फॉर्मेलिटी और स्ट्रेंथ। ये क्या होते हैं सर, देखो अभी समझा देता हूँ क्या होते हैं। देखो भाई, हम अगर बात करें नॉर्मेलिटी की बात कर लेते हैं सबसे पहले। नॉर्मेलिटी देखो, नंबर ऑफ मोल तो सभी ने सुना है, मैं पूरा डिटेल नहीं बता रहा, वैसे तो मैं बता सकता हूँ वैलेंस फैक्टर क्या होता है, कैसे निकाले जाते हैं एसिड के लिए, बेस के लिए, सोल्ट के लिए, या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए, रिड्यूसिंग एजेंट के लिए, सबके लिए बता सकता हूँ, पर इतना डिटेल अब बचा ही नहीं है, तो सिर्फ डेफिनेशन और थोड़ा सा बता देता हूँ। तो क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिसॉल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिसॉल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज नॉर्मेलिटी। इसको नॉर्मेलिटी कहते हैं, इसको कैपिटल एन से डिनोट किया जाता है, इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल एन। तो नॉर्मेलिटी का अगर फॉर्मूले की बात करें, नॉर्मेलिटी कैपिटल एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है वो तुम्हें पता चलेगा, मैं पूरा लिख देता हूँ, ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन में वॉल्यूम इन लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ये फार्मूला बन गया किसका, नॉर्मेलिटी का। अब ग्राम इक्विवेलेंट भी किसकी तरह, मोल की तरह एक फार्मूला होता है, वेट इक्विवेलेंट वेट की फॉर्म में होता है वो, ठीक है, पर हम उसको भी अभी कंप्लीट नहीं करें, बस मैंने थोड़ा सा डेफिनेशन के बारे में बता दिया, क्योंकि ये सिलेबस से कट हो चुका है, इसलिए मैं इसके बारे में ज़्यादा जिक्र नहीं करा। नीट जेई में भी इसका क्वेश्चन नहीं आएगा, ये एनसीईआरटी से कट है, तो नीट और जेई में भी इसका क्वेश्चन नहीं मिलेगा, चाहे कहीं देख लेना तुम, पिछले जब भी ये कटा है उसके बाद कोई भी न्यूमेरिकल नॉर्मेलिटी पे आया ही नहीं मिलेगा तुम्हें, ठीक है। और जरूरत पड़ेगी वहाँ मैं ये बता भी दूंगा तुम्हें, जैसे कहाँ पढ़ने वाली है जरूरत, थर्ड चैप्टर में पढ़ने वाली है, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इसकी थोड़ी बहुत वो मैं बता दूंगा तुम्हें, ठीक है। तो यहाँ इतना ही काफ़ी है। अब नॉर्मेलिटी के बाद बातें करते हैं हम फॉर्मेलिटी की, ये भी कभी से कट है, ये तो सिलेबस में पहले से ही कट था, ये अभी 2-4 साल से नहीं, पहले से ही कट था, तो पहले ही गायब हो चुका था। स्ट्रेंथ और फॉर्मेलिटी तो बहुत पहले गायब हो चुके हैं, ये हमारे टाइम में पेपर में आते थे स्ट्रेंथ फॉर्मेलिटी, अब नहीं आते शायद, तो मैं फिर भी बता देता हूँ थोड़ा बहुत। फॉर्मेलिटी को एफ से डिनोट करते हैं। देखो जो फार्मूले हमने पढ़े हैं ना अभी भी, जो भी फार्मूले पढ़े हैं ये बिल्कुल सेम किसकी तरह है, ये किसके लिए वैलिड है, आयनिक कंपाउंड्स के लिए, या डाइमर या ट्राइमर बन रहे हों, जहाँ डाइमर और ट्राइमर बने, ट्राइमर्स बने, वहाँ वैलिड है ये फॉर्मूला मास फॉर्मेलिटी। कैसे देखना, जो फार्मूला था ना गिवन वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, वहाँ फॉर्मूला वेट आ जाएगा इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम इन ml। बोले सर ये क्या बता रहे हो आप, अभी जो फार्मूले बताए थे ना, गिवन वेट अपॉन मोलिकुलर वेट इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, मोलैरिटी में बिल्कुल सेम मोलैरिटी जैसा है, पर यहाँ मोलिकुलर मास की जगह फॉर्मूला मास या फॉर्मूला वेट आता है। ये क्या होता है सर फॉर्मूला वेट, जैसे तुम्हें कोई कहे एसिटिक एसिड डिसॉल्व इन बेंजीन, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH, ठीक है। इसका जो मोलिकुलर वेट है वो 60 है, इसका मोलिकुलर वेट, पर ये क्या करता है, डाइमर बना लेता है, क्या बना लेता है, डाइमर बना लेता है, दो चिपक जाते हैं ऐसे ऐसे मोलिक्यूल,
ठीक है, और इसका जो मोलिकुलर वेट है डबल हो जाता है, 60 की जगह में कितना रखना पड़ता है फार्मूले में 120, तो यहाँ जो फार्मूला लगेगा उसमें ये 120 रखा जाएगा। इस तरह के न्यूमेरिकल कभी पहले ज़माने में आते थे, अब नहीं आते हैं, तो हमें से नहीं करवा रहे, फिर भी मेरा फर्ज था, मैंने बता दिया। फॉर्मेलिटी बिल्कुल सेम मोलरिटी जैसी ही होती है, पर उसमें वो बोला भी ऐसा जाता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉलिड डिसॉल्व पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, बिल्कुल सेम बोला जाता है, पर मोल किसके, जो कि डायमर ट्राइमर एक्सेट्रा आदि बन जाए उनके, और उनका क्या होता है मोलिकुलर मास नहीं होता, उनका होता है फॉर्मूला मास, क्योंकि उनका फॉर्मूला चेंज हो चुका है। अरे समझ में आया क्या? बहुत बढ़िया। तो इस तरह से फॉर्मेलिटी के बारे में भी कुछ नॉलेज हो चुकी है। अब थोड़ा सा सर स्ट्रेंथ और शब्द आप बार बार बोल रहे हो, उसके बारे में भी बता ही दो, बता ही रहे हो, तो देखो स्ट्रेंथ के बारे में भी सुन लो, काम आने वाली चीज़ें ये लास्ट में मैंने नॉर्मेलिटी फॉर्मेलिटी और स्ट्रेंथ बताई, काम नहीं आएंगी क्योंकि सिलेबस से जा चुकी है, एनसीईआरटी में नहीं है, तो इनको बार बार रिवाइज करने की, जो अपने एग्जाम की तैयारी सीबीएसई बोर्ड वाले, एचबीएसई बोर्ड वाले, आरबीसी बोर्ड वाले, आईसीएसई बोर्ड वाले तैयारी कर रहे हैं, वो ना करें, क्योंकि वो आने वाले ही नहीं है तीनों चीज़ें। ठीक है, तो स्ट्रेंथ और बता देता हूँ। स्ट्रेंथ को एस से डिनोट करती है, क्या करती है? नंबर ऑफ मोल नंबर अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजोल्व पर लीटर ऑफ सोल्यूशन, अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम, अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम डिजोल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो देखना स्ट्रेंथ इक्वल टू क्या आ जाएगा, सोल्यूट होगा किसमें, ग्राम में, अपॉन में वॉल्यूम इन लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो आगे से इसका फॉर्मूला स्ट्रेंथ का ग्राम पर लीटर, इसकी यूनिट, जो यूनिट ऑफ स्ट्रेंथ की बात करें, यूनिट ऑफ स्ट्रेंथ की बात करें तो क्या हो जाएगी, ग्राम पर लीटर, और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये वाला। ठीक है भाई, तो इस तरह से इस पे भी न्यूमेरिकल बनते थे, अब तो नहीं आ रहे हैं, तो मैं उसके बारे में पूरी चर्चाएं नहीं कर रहा हूँ। सिंपल न्यूमेरिकल सोल्यूट ग्राम में दे दिया, एमएल में दे दिया, आंसर भी ग्राम पर एमएल में आ जाता था। अगर इसको लीटर में दे दे तो इनको कन्वर्ट कर देना, इसको तो ग्राम में बना देना, अगर ये एमएल में दे दे तो इसको लीटर में, क्योंकि स्ट्रेंथ डिफाइन है सिर्फ और सिर्फ किसमें है, ग्राम पर लीटर में डिफाइन है, या अगर अलग दे तो उनको कन्वर्ट कर लेना। इस तरह से हमने सारी टर्म्स पढ़ी, और मैं आज तुम्हें बता देता हूँ हमने कितने फार्मूले क्या क्या पढ़ दिए, जो कल तुम्हें याद होने चाहिए, जिन पे हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं। तो मैं बताने जा रहा हूँ सारे के सारे एक साथ, अब नोट कर लें इनको, फार्मूलों को, सभी को देख लें। जितने फार्मूले मैंने बताए हैं मैं सारे के सारे एक साथ ला रहा हूँ तुम्हारे सामने स्क्रीन पे, देखते जाएं। यहाँ से लिखने जा रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले मोल का फार्मूला था, मोल, सबसे पहला फार्मूला मैं पेन से लिखूँगा सारे, मोल। तो मोल के जो फार्मूले थे वो तीन थे, पहला गिवन वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, ठीक है, दूसरा नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एवोगैड्रो नंबर, तीसरा वॉल्यूम इन लीटर अपॉन 22.4, ml में हो तो यहाँ चेंज कर लेना, ठीक है। मोल के बाद आज हमने बात करी किसकी, कंसंट्रेशन टर्म की बातें करी थी। कंसंट्रेशन में पहला था परसेंटेज वेट बाय वेट, ठीक है। क्या फार्मूला था बोलो, अमाउंट ऑफ सोल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, यही था। दूसरा परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, तो अमाउंट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। थर्ड वॉल्यूम बाय वॉल्यूम था, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ये क्या था बताओ, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ठीक है भाई। नेक्स्ट फार्मूला जो था वो था ppm। ppm में क्या था, अमाउंट ऑफ सोल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 10⁻⁶, ठीक है, यही आता है। ppp ppt नहीं पूछते, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम मोल फ्रैक्शन की। मोल फ्रैक्शन एक्स से डिनोट करते हैं, इसके दो फॉर्मूले बताए थे मैंने। एक्स ए का फॉर्मूला था मोल ऑफ ए अपॉन में ए प्लस बी के मोल, और बी का फॉर्मूला क्या था, मोल ऑफ बी अपॉन में मोल ऑफ ए प्लस बी, सही है, ठीक है सर। नेक्स्ट फार्मूला बताओ, नेक्स्ट था बताओ मोलैरिटी कैपिटल एम, इसका क्या था बताओ, मोल पर यूनिट वॉल्यूम इन लीटर, एक तो यही था, और भी था, हाँ, गिवन वेट अपॉन मोलिकुलर वेट इनटू 1 अपॉन वॉल्यूम इन लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। और भी था 1000 की फॉर्म में भी था, गिवन वेट अपॉन मोलिकुलर वेट इनटू 1000 अपॉन में वॉल्यूम इन ml, ठीक है। अब मोलैरिटी के भी ऐसे ही थे, यस मोलैरिटी के भी थे। आगे बढ़ो, सिक्स्थ मोलैलिटी, सो मोलम, मोल अपॉन में वेट इन केजी ऑफ सॉल्वेंट, ये किसके लिए था रे, यहाँ पे लिखते नहीं किसका था ये, वॉल्यूम सॉल्यूशन का,
ये वेट किसका है, सॉल्वेंट का, ठीक है। ये वेट किसका है, सॉल्वेंट का दिखाई दे तो भी ठीक, ना दे तो भी ठीक। अब तो नीचे है, ठीक है। अब मोलैरिटी इक्वल टू क्या हो गया, मोल को गिवन वेट अपॉन मोलिकुलर वेट लिख दिया था, इनटू में 1 अपॉन में वेट इन केजी। एक तो ये फार्मूला था। अगर इसी फार्मूले को तुम ग्राम की फॉर्म में लाओगे तो क्या आ जाएगा बताओ, 1000 अपॉन में वेट इन ग्राम। अरे सही है। अब नेक्स्ट फार्मूले की तरफ बढ़ते हैं। नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी और स्ट्रेंथ के तो मैं बता ही नहीं रहा, क्योंकि हमें जो न्यूमेरिकल करने हैं वो इतनी से, क्योंकि ये एनसीईआरटी में है ही नहीं नॉर्मेलिटी और ये फॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी और स्ट्रेंथ, ये एनसीईआरटी में नहीं है, तो उन पे हम चर्चा ही नहीं कर रहे। उससे आगे हम ये पूरे फार्मूले याद होने चाहिए, कल अगर आओ तो ये पूरे फार्मूले हमें याद होने चाहिए। एक दो बातें और हैं जो छोटी छोटी, वो सीख लो, डाइल्यूशन से रिलेटेड और मिक्सिंग से रिलेटेड। अगर मोलैरिटी पे कोई न्यूमेरिकल बने तो वो आप कैसे करोगे, ठीक है, तो वो भी देख लो थोड़ा सा। देखो, अगर कभी डाइल्यूशन कर दिया जाए, कोई सॉल्यूशन तैयार किया गया और डाइल्यूट कर दिया गया, तो आप किस तरह के क्या फार्मूले लगाओगे, तो वो और देख लो। अगर ये फार्मूले याद हैं सारे जितने भी किए हैं ये तो अच्छा है, और डाइल्यूशन वाले फार्मूले और देख लो, डाइल्यूशन और मिक्सिंग के फार्मूले, दो ही फार्मूले हैं बस उनसे रिलेटेड। वो कैसे बनेंगे वो देखो। पहले मान लेते हैं डाइल्यूशन केस 1 जो कि डाइल्यूशन का है, डाइल्यूशन। मोलैरिटी के अंदर केस 1 है ही मोलैरिटी का। देखना भाई, मेरे पास एक बीकर है मेरे पास, और उसके अंदर वाटर है, वाटर नहीं सॉल्यूशन है, कोई सॉल्यूशन बना रखा, मीठा पानी बना रखा किसी ने, ठीक है। और कोई और बंदा आके इस बीकर में डाइल्यूट कर दे, इसको डाइल्यूशन कर दे। डाइल्यूशन का मतलब क्या था, मीठे पानी में फीका पानी, को फीका पानी बनाना, मतलब इसके अंदर क्या डाल देना रे, और वाटर उडेल देना, वाटर डाल दिया। वाटर डालने से इसका वॉल्यूम तो बढ़ जाएगा, और ज़्यादा पानी हो गया इसके अंदर, पर इसकी जो मीठापन है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना, फीका हो जाएगा ना ये पानी। हाँ बिल्कुल हो जाएगा सर, ये फीका हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसकी वॉल्यूम तो बढ़ जाएगी। मान लेते हैं पहले इसकी वॉल्यूम V1 थी, पहले इसकी वॉल्यूम कितनी थी, V1 वॉल्यूम थी। अब इसकी वॉल्यूम बढ़कर V2 होगी, पता नहीं क्या होगी, V2 होगी। इसमें पहले मोल थे जो चीनी के दाने थे वो N1 थे, अब N2 है, ठीक है। और इसका जो मीठापन है, मोलैरिटी, पहले M1 थी मोलैरिटी इसकी कंसंट्रेशन, और अब इसकी कंसंट्रेशन M2 हो गई, फीका हो गया ये। तो अब मैं तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछूं, आफ्टर डाइल्यूशन क्या क्या होगा, तो तुम बताना मेरे को। आफ्टर डाइल्यूशन, डाइल्यूट करना मतलब पानी मिलाने के बाद, डाइल्यूट फीका होने के बाद। अब मैं तुमसे पूछूं M1 और M2 में ज़्यादा कौन है, M1 ज़्यादा था सर, मीठा था, ठीक है। V1 और V2 में ज़्यादा कौन है, V1 वॉल्यूम बढ़ गई सर, V2 ज़्यादा है, V1 कम है सर, V2 बढ़ गया, ठीक है। और N1 और N2 में ज़्यादा कौन है बताओ, N1 और N2 में, N1 N2 तो सर नंबर ऑफ मोल थे चीनी के दाने, उनकी संख्या तो कम ज़्यादा हुई नहीं, पानी ऐड हुआ है, पानी बढ़ गया है, पर ये तो जितने थे उतने ही हैं अब भी, तो N1 N2 बराबर हैं सर। तो इसका मतलब आज के बाद ये कह दूँ मोल बराबर रहेंगे चीनी के। देखो कोई गिलास उसमें पानी ज़्यादा डालने से क्या वो फीका जरूर रहा, पर उसमें चीनी के जो दाने की संख्या थी, जो सोल्यूट की संख्या थी, वो थोड़े ने चेंज हो गई, नंबर ऑफ मोल तो उतने ही हैं अब भी। तो अच्छा, इसका मतलब आफ्टर डाइल्यूशन नंबर ऑफ मोल रिमेन सेम, नंबर ऑफ मोल रिमेन सेम, मतलब N1 बराबर N2। अब देखना मोलैरिटी का फार्मूले पे जाओ। मोलैरिटी क्या थी, कैपिटल M इजिकल टू मोल पर यूनिट वॉल्यूम इन लीटर, यस। तो यहाँ से मोल का फार्मूला क्या बन जाएगा, मोल का M इंटू वी, वॉल्यूम इन लीटर में ही रखनी है, ठीक है, MV बन जाएगा, ठीक है। तो मोल का फार्मूला MV यूज कर सकते हैं, पर यहाँ M1 और V1 है, तो यहाँ तो यूज कर लेंगे M1 V1, और यहाँ क्या यूज कर लेंगे M2 V2। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? डाइल्यूशन का कोई भी न्यूमेरिकल आगे से आए फर्दर तो ये फार्मूला और एक्स्ट्रा एक ये उसी लिस्ट में ऐड कर लो रे, ठीक है सर, ये और मिल गया। एक और भी बता रहे थे आप, ये तो केस 1 है, 2 है मिक्सिंग का केस, वो भी बता देता हूँ, ये जल्दी नोट कर, फिर वो भी लिख। केस नंबर 2, केस 2 है मिक्सिंग का। ये डाइल्यूशन वाला समझ में आ गया। डाइल्यूशन क्या होता है, एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर इन
एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर इन सॉल्यूशन, कोई पहले से मीठा पानी सॉल्यूशन बना रखा है उसके अंदर पानी ऐड करना क्या डाइल्यूशन, में इसकी डेफिनेशन तो पहले ही बता चुका था डाइल्यूशन की, ठीक है ना। ठीक है, अब मिक्सिंग तो सभी का पता है, 2 चीज़ों को 3 चीज़ों को 4 चीज़ों को मिला दो सर, वही होती है मिक्सिंग। हाँ, मिक्सिंग भी देख ले। केस 2 मिक्सिंग का देखो भाई, केस 2 मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशंस। मान लेते हैं, ऐसा मान लो कि मेरे पास एक बीकर है, ये रहा, इसमें एक सॉल्यूशन अलग से तैयार कर रखा है, एक और बीकर उसमें एक अलग ही सॉल्यूशन तैयार कर रखा है। 2 अलग अलग सॉल्यूशन हैं जिनके नाम भी अलग अलग हैं, सब कुछ अलग है, मीठापन भी अलग अलग है, एक मीठा एक फीका है। इन दोनों को मिक्स कर देते हैं, एक ये अलग सॉल्यूशन है, ये एक अलग सॉल्यूशन है, 2 बीकर में अलग अलग में तैयार किया गया है, ठीक है। इसका जो मीठापन है कंसंट्रेशन है वो m1 है, और इसका जो मीठापन है कंसंट्रेशन है वो m2 है। इसके जो नंबर ऑफ मोल है वो n2 है और इसके n1 है, और इसकी वॉल्यूम v1 मानी गई है और इसकी v2 हमने मान ली। अब इन दोनों को हमने क्या किया, एक बड़ा बर्तन, बहुत ही बड़ा टब ले आए और उसके अंदर इसको भी और इसको भी हमने क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। क्या कर दिया, मिक्स कर दिया, और ये सारा का सारा जो भी इनमें सॉल्यूशन था दोनों का इसमें आके गिर गया। इसमें गिरने के बाद हम तुमसे पूछते हैं कि बताओ अब इसकी वॉल्यूम v1 होगी v2 होगी, अलग ही होगी सर, अलग होगी, ज़्यादा होगी, दोनों मिल गए, ठीक है, मान लेते हैं v3 होगी। पर हमें ये बात पता है v3 है वो v1 प्लस v2 के जोड़ के बराबर है, बिल्कुल पता है सर, क्योंकि दोनों ऐड हो गए हैं, ठीक है। और मोल क्या मीठापन इस वाला आएगा, इसका टेस्ट आएगा, इसका आएगा या अलग आएगा, अलग ही आएगा, तो मान लेते हैं m3 मीठापन हो गया, कोई कंसंट्रेशन अलग ही होगी। और मोल बताओ कितने हो गए, मोल तो सर n3 हो गए, दोनों ऐड हो गए, पर हमें एक बात पता है n3 क्या होगा, n3 हो गए सर, n3। और एक बात भी पता है n3 के बारे में, n1 प्लस n2 दोनों ऐड होके बना है n3, ठीक है सर, ये बातें पता चल गई। तो आफ्टर मिक्सिंग क्या क्या बातें पूछ सकता हूँ मैं तुमसे, वो बताओ। आफ्टर मिक्सिंग ये बात तुम ही कह रहे हो, मोल है n3 है वो इक्वल है n1 प्लस n2 के, ये बात तुमने बोली, बोले हाँ बोली है। और मोलैरिटी का फार्मूला तो सभी को पता है सर, मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ से मोल का फार्मूला जो बनने का वो क्या बन जाएगा, मोल इज इक्वल टू m इंटू वी, ठीक है, mv। तो यहाँ से देखना ये n3 है तो m3v3 बन जाएगा, बोले हाँ ठीक है, n1 है तो m1v1, n2 है तो m2v2, ठीक है जी। अब बोले v3 की तो वैल्यू पता है हमें, v1 प्लस v2 है, हाँ, m3 इंटू में v3 की वैल्यू v1 प्लस v2 है, इजिकल टू m1v1 प्लस m2v2, ठीक है। अब m3 का फार्मूला क्या आ जाएगा बताओ, यहाँ से m1v1 प्लस m2v2 अपॉन में v1 प्लस v2। अरे ये समझ में आया या नहीं आया, सभी को आया, बहुत अच्छे। अब है ना, इसके भी फर्दर केस हैं, वो क्या है वो देख लो। ये तो मैंने एक जनरल बता दिया, मिक्सिंग करने पे ऐसा ऐसा होता है, 2 सॉल्यूशन को मिलाया जाए तो ऐसा, 3 होंगे तो तीसरा भी आ जाएगा, 4 होंगे तो वो चौथा भी आ जाएगा, वो तो एक अलग इश्यू है। फिर अगर मान लेते हैं ये दोनों, ये फार्मूला कब वैलिड है, जब एसिड प्लस एसिड मिलाया गया हो, या फिर बेस प्लस बेस मिलाया गया हो, बेस प्लस बेस मिलाया गया। बोले सर ऐसा क्यों, क्योंकि एसिड एसिड को सपोर्ट करेगा, एसिडिक मीडियम और बढ़ेगा, उसकी कंसंट्रेशन और बढ़ेगी, बेस बेस में मिलेगा तो उसकी और कंसंट्रेशन बढ़ेगी। अगर एसिड और बेस को मिक्स कर दिया गलती से किसी ने, तो एसिड न्यूट्रल करेगा बेस को और बेस न्यूट्रल करेगा एसिड को, एक दूसरे को कम करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ जो ये फार्मूला है, यहाँ प्लस है, उसकी जगह यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, या सब्सट्रैक्शन का साइन ज़्यादा माइनस कम हो जाएगा। तो मैं वो लिख ही देता हूँ, m3 का फार्मूला ये भी हो सकता था, कब, m1v1, सब्सट्रैक्शन का साइन ये माइनस का नहीं है, m2v2 अपॉन में v1 प्लस v2। इसका मतलब ज़्यादा में से कम, से ये ज़्यादा तो ये घटा देना, ये ज़्यादा तो ये इसमें से घटा देना, ठीक है, माइनस कर लोगे। तो ये कब आएगा, जब एसिड और बेस रिएक्ट होंगे आपस में, एसिड प्लस बेस की रिएक्शन होगी,
तब ये वाला फार्मूला लगेगा, माइनस वाला, यहाँ माइनस का साइन आ गया, सब्सट्रैक्शन आ जाएगा, नहीं प्लस लगेगा। तो जनरल फार्मूला जो है वो क्या आ जाएगा, यहाँ प्लस माइनस कुछ भी आ सकता है। अगर एसिड एसिड है तो एसिड को सपोर्ट करेगा और एसिडिक मीडियम बढ़ेगा, बेस बेस को सपोर्ट करेगा, पर एसिड बेस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेंगे, तो इसलिए यहाँ माइनस कर देंगे एक दूसरे में से किसी को भी, और इन फार्मूलों का यूज होगा। जो फार्मूले की लिस्ट हमने बनाई थी, मोल का, मोल फ्रैक्शन का, मोलैरिटी का, मोलैलिटी का, नॉर्मेलिटी का, जो भी फार्मूले बनाए उनमें ये दो फार्मूले और ऐड कर लिए जाए। एक तो डाइल्यूशन के केस में तो कौन सा m1v1 इक्वल टू m2v2 और ये m3 इक्वल टू m1v1 प्लस या माइनस m2v2 अपन में v1 प्लस v2, ये फार्मूले याद कर लिए जाएं सारे। नेक्स्ट लेक्चर में हम बहुत सारे रिलेशन, मोलैरिटी का रिलेशन, स्ट्रेंथ के साथ रिलेशन वगैरह वगैरह, जितने भी रिलेशन है वो सारे डेंसिटी के साथ रिलेशन सब पढ़ेंगे, और उसके बाद हम न्यूमेरिकल करेंगे जितने भी फार्मूले हमने पढ़ लिए हैं। तो आज के लेक्चर को पूरा डिटेल में ढंग से पढ़ लिया है सभी ने, अब इसको माइंड में सेट करके आएँ, नेक्स्ट लेक्चर के लिए प्रिपेयर होके आएँ। ऑल दी वेरी बेस्ट।